नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैवल्य द विजडम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, आपकी पॉलिटिकल की क्लास हो रही थी और पॉलिटिकल की क्लास में आपको हमने मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए थे। तो आज समझते हैं सरकार क्या है। जैसे कि सरकार का मतलब क्या है कि शासन करना, यानी कि सरकार का मेन कार्य क्या होता है, शासन करना। तो आज समझेंगे सरकार का अंग, यानी कि सरकार का गठन कैसे कैसे होता है, कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। अब उसी में समझेंगे कार्यपालिका में क्या-क्या आता है, न्यायपालिका में क्या-क्या आता है और आपके पास विधायिका में क्या-क्या आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार और सरकार के अंग, सरकार के मेरे भाई 3 अंग होते हैं। एक क्या होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका, एक क्या होता है विधायिका, एक क्या होता है न्यायपालिका। जैसे कि आप देख रहे हैं कार्यपालिका मतलब है कोई भी कानून बनना है, उस कानून को कैसे लागू किया जाए तो वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। अब बात करते हैं विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करना, यानी कि कोई भी कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा वो क्या कहलाता है, विधायिका कहलाता है। अब न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं न्यायपालिका का सीधा सीधा मतलब होता है न्याय दिलाना, यानी कि जो भी कानून है वो कानून सही से लागू हुआ या नहीं, या कानून सही है या नहीं, उसका जो निर्णय करता है वो क्या करती है मेरे भाई, न्यायपालिका करती है। अब समझेंगे कि कार्यपालिका के कौन कौन से अंग हैं, न्यायपालिका के कौन कौन से अंग हैं। जैसे कि अभी देख रहे थे सरकार के अंग, और सरकार के अंग में बात करें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और जैसे कार्यपालिका का मेन क्या काम होता है, कानून को लागू कराना। विधायिका का मेन क्या काम होता है, कानून या कोई नियम बनाना। और न्यायपालिका का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, कानून का निर्णय दिलाना, यानी कि कानून सही है या गलत है। अब इन्हीं को एक एक करके समझते हैं कि कार्यपालिका क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका। अब बात करते हैं जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब सीधा सीधा होता है मेरे भाई किसी कानून को लागू कराना, क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। अब बात करते हैं कार्यपालिका को दो स्तर से देख सकते हैं। एक होता है मेरे भाई सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार, एक क्या होता है, राज्य सरकार। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका अलग होती है, राज्य सरकार की कार्यपालिका अलग होती है। जैसे कि बात करें कि केंद्र की कार्यपालिका की बात की जाए तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक है। और राज्य की कार्यपालिका की बात की जाए तो किसमें है, 153 से लेके 167 तक है। अब बात करते हैं केंद्र में कौन कौन आते हैं, तो मेरे भाई केंद्र में कौन कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति आता है केंद्र की कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। और सीधा सीधा कौन आते हैं, केंद्र के जितने भी अधिकारी होते हैं। और कौन आते हैं मेरे भाई, महान्यायवादी। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल किस में है, 76, यानी कि आर्टिकल 76 में है। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका। जैसे आपने देखा होगा केंद्र होता है, केंद्र के समान ही क्या होता है, राज्य होता है। अब राज्य के बारे में आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। जैसे आपने देखा होगा केंद्र के अधिकारी होते हैं, ऐसे ही राज्य के या प्रांत के अधिकारी होते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि महान्यायवादी होता है, किस में होता है, केंद्र में होता है, तो ऐसे ही राज्य में क्या होगा, तो राज्य में क्या होगा, महाअधिवक्ता होगा। और महाअधिवक्ता के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 165 के बारे में कहा गया है। अब समझते हैं, अब समझते हैं विधायिका। विधायिका का सीधा सीधा मतलब वो है किसी भी विधि का बनाना, या विधि का या कोई भी कानून का निर्माण करना, वो किस में आता है, विधायिका में आता है। अब बात करते हैं, जैसे कि अभी लिखा है विधायिका का मतलब क्या है, बनाना। क्या बनाना, कोई भी कानून बनाना, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, विधायिका कहलाता है। जैसे अभी आपने कार्यपालिका को पढ़ा होगा, कार्यपालिका एक राज्य की कार्यपालिका और एक आपने पढ़ा है केंद्र की कार्यपालिका। ऐसे ही विधायिका क्या होती है मेरे भाई, एक केंद्र की विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होती है। अब बात करते हैं केंद्र की विधायिका। केंद्र में आपने एक पढ़ा होगा संसद, और संसद में आपने पढ़ा होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद के 3 अंग में आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा होगा। तो केंद्र की बात करें विधायिका, केंद्र संसद और संसद किसमें है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। संसद में क्या आ गया, राज्यसभा, और मेरे भाई क्या हो गया, लोकसभा। ये किसके अंदर आ गए, विधायिका में। और विधायिका में किस में आ गए मेरे भाई, केंद्र की में आ गए। अब बात करते हैं राज्य की। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। और बात करें कि विधानमंडल किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा संसद होता है, संदर्भ संसद केंद्र में होता है, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसी विधानमंडल एक क्या होता है, एक राज्य में होता है। और विधानमंडल में भी देखा जाए कि विधानसभा होता है और विधान परिषद होती है। क्या होता है, विधानसभा होती है और विधान
परिषद होती है। आपने देखा होगा अधिकतर सभी राज्यों में क्या होता है, विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में ही विधान परिषद होती है, जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में इन सभी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे न्यायपालिका। आपने देखा होगा न्यायपालिका का सीधा सीधा मतलब होता है कोई भी कानून है उसका निर्णय करना कि वो कानून सही है या गलत है, या सही से लागू किया गया है या नहीं, तो वो क्या कहलाता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, केंद्र का यानी कि पूरे भारत का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। और अलग अलग राज्यों के अपने अपने क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। जैसे कि उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट। और एक क्या होता है, अपने जिले का जिला न्यायालय होता है, यानी कि अपना यानी कि जिले में जो न्यायालय होता है उसे क्या बोलते हैं, डीसी या जिला न्यायालय बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो जो अंग हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले विधायिका, जैसे आपने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसी के अंदर आपने पढ़ा है टॉपिक राष्ट्रपति, जो आज का मेन टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या कैसे होता है, राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, कौन कौन सी पद्धति के तहत राष्ट्रपति का निर्माण किया जाता है, आज सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति। तो देखेंगे अभी आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति से पहले आपने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका, जो कि मैंने आपको बताया था संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में आपने अभी आपने संघ की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका में क्या पढ़ा था, आर्टिकल 52 से 78 कौन से भाग में है, 5 में है। और अब बात करें राज्य की कार्यपालिका किस भाग में है, भाग किस में है, 6 में है। और आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। अभी मैंने आपको पढ़ाया था संघ की जो कार्यपालिका होता है उसमें क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, महा न्यायवादी है। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। अब सभी को एक एक करके समझते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, महाधिवक्ता कौन होता है। उसी के बाद आप समझेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाअधिवक्ता। अब पहला टॉपिक समझेंगे राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है, कि राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 52 सीधा सीधा क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं भारत, अगला पॉइंट है वह भारत के संसदीय लोकतंत्र में नामात्र की कार्यपालिका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या होता है, सिर्फ नामात्र की कार्यपालिका के रूप में भी देखा जाता है। बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि संविधान में सबसे क्या होता है, ऊपर होता है। और यही राष्ट्रपति आपने पेपर में पूछ लिया जाता है तीनों सेना का प्रमुख कमांडर कौन होता है, तो कौन होता है मेरे भाई, राष्ट्रपति होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, रबड़ की मोहर भी कहा जाता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है। जैसे अभी आप मैंने बताया था आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा मेरे भाई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 सीधा सीधा कहता है भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 सीधा सीधा कहता है राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और निर्वाचन के रिलेटेड आपने सुना ही होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट ही जाके वोट करते हैं, बल्कि क्या होता है, मंडल बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, निर्वाचन मंडल बोला जाता है। अब समझते हैं कि जो निर्वाचन मंडल होता है कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते, या यानी कि जो आपके पास मनोनीत व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं, या निर्वाचित होते हैं वो भाग लेते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। जैसे आपने देखा होगा निर्वाचन मंडल, और निर्वाचन मंडल में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो संसद होती है, संसद में दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा कौन होते हैं, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद आता है दिल्ली पंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं मेरे भाई, भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित मंडल का प्रत्येक सदस्य एक वोट डालता है और उसके मतों का मूल्य क्या क्या होता है मेरे भाई, अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, मूल्य अलग होता है, एमपी का मूल्य अलग होता है और एमएलए का मूल्य अलग होता है। तो सीधा सीधा बोला जाए निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यहीं पर बात किया जाए विधानसभा, आपसे पूछ ले कौन कौन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो कौन कौन से मेरे भाई, दिल्ली और पंडुचेरी के व्यक्ति, यानी कि दिल्ली और पंडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब समझते हैं जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का वोट क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप जाते हैं 18 साल से ऊपर है और आपके वोटिंग इलेक्शन में आपका नाम है, तो आप जाके क्या कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ऐसे नहीं है, बल्कि उसका जो तरीका होता है, किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 55 में। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके आधार पर होता है, अनुपातिक पदनीति और एकल संक्रमणीय पदनीति के आधार पर होता है। किस पर होता है, अनुपातिक पदनीति और एकल संक्रमणीय पदनीति के आधार पर होता है। अब बात करते हैं ये जो अनुपातिक पदनीति है किसके सिद्धांत पर आधारित है या किसके द्वारा दिया गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस हेयर, और थॉमस हेयर ने सबसे पहले अनुपातिक प्रणाली के बारे में बताया गया था, और उसी की प्रेरणा से भारत की में क्या लिया गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछा गया है एकल संक्रमणीय पद्धति किसकी देन है, तो किसकी देन है मेरे भाई, थॉमस हेयर के द्वारा। अभी तक मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, यानी कि विधायक का और मंत्री के मूल्य का क्या होता है, वोट का मूल्य अलग होता है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, दोनों के मूल्यों का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि एमपी यानी कि मंत्री के और एमएलए के वोट का मूल्य क्या क्या होता है। जैसे बात करें एमएलए का, यानी कि एक विधायक के मत का मूल्य बराबर क्या होता है, कुल राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000 होता है, एक एमएलए की मत का मूल्य होता है। अब बात करते हैं एमपी के मत का मूल्य क्या होता है, सभी राज्यों के विधायकों का मत अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये क्या होता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका एमपी होता है, यानी कि जो मंत्री होते हैं उनके मत का मूल्य निकाल सकते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति को एक निर्वाचन कोटा पूरा करना होता है। निर्वाचन कोटा क्या होता है, मान लेते हैं आपकी कोई वोटिंग हुई और वोटिंग में मान लेते हैं 100 लोगों ने क्या करा है मेरे भाई, वोट दिया है। कितने दिया है, 100 लोगों ने वोट दिया है, तो उसका क्या लेना होता है, दो, आधा प्लस एक, यानी कि कितना हो गया, 100 में से 2 से डिवाइड किया तो 50 प्लस 1, तो कितना होना चाहिए, 51। तो सीधा सीधा ये जो 51 है, तो ये क्या हुआ, एक निर्वाचन कोटा हुआ। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है। अब निर्वाचन कोटा का सीधा सीधा मतलब क्या है, चुनाव में डाले गए वैध मतों का मूल्य अपॉन 2+1, तो कितना हो गया नॉर्मली। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 1000 लोगों ने क्या लिया है, वोट दिया है, और वोट में से क्या है उसका 2+1, तो सीधा सीधा क्या, 1000 का आधा कितना हो गया, 500 प्लस 1, तो कितने होने चाहिए, 501 द्वारा उन्हें क्या होना चाहिए, निर्वाचन कोटा प्राप्त होना चाहिए। यदि निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो अगेन दोबारा से क्या होती है, उसकी वोटिंग होती है। अब समझते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक होता है, एकल संक्रमणीय पदनीति के द्वारा होता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से, तो कैसे होता है मेरे भाई, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आप अपने एरिया में हैं और अपने एरिया में आप किसको चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, और विधायक जी द्वारा क्या दिया जाता है, इलेक्शन में राष्ट्रपति के में वोटिंग दी जाती है। तो ये क्या हुआ, तो डायरेक्ट बोला जाए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, किसमें होता है, अनुपातिक अनुपातिक और एकल संक्रमणीय पदनीति के आधार पर होता है। अब समझते हैं एकल संक्रमणीय पदनीति क्या होती है। एकल संक्रमणीय पदनीति का सीधा सीधा मतलब होता है मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन कई उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकता के अनुसार यानी कि वोट दे सकता है। मान लेते हैं, अब इसको समझते हैं, मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हैं, किसमें है, 4 लोग खड़े हैं, और 4 लोगों में वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस दर्शाएगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है और एक व्यक्ति डी है, तो वो क्या करेगा, अपना परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस मान लेते हैं एक व्यक्ति राम है, और राम ने पहला क्या करा, ए को अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस दे दी, सी को दूसरे पर दे दी, डी को तीसरे पर दे दी, और बी को किस पर दे दी, चौथे पर दे दी। अब मान लेते हैं ऐसे श्याम है कोई, और श्याम ने क्या करा, ए को तीसरे पे दे दी, बी को 1 पर दी, और इसको क्या दे दी, चौथे पे दे दी, इसको पहले पर दे दी।
तो इस आधार पर क्या होता है, एकल संक्रमणीय पदनीति होती है। तो ये क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जिसको पूरा निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। यदि निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो पहले जो जिसके अंतिम वोट होते हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर अगेन दोबारा से इसी काउंटिंग को किया जाता है। यही क्या होती है, एकल संक्रमणीय पदनीति होती है। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या, कौन से आर्टिकल में है और क्या क्या होती है। तो किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता मेरे भाई, किस में है, आर्टिकल 58 यानी कि 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले सीधा सीधा है, राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार होगा तो वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। और मिनिमम यानी कि कम से कम 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। किस क्या कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ का पद धारण ना करता हो। अब बात करते हैं लाभ का पद का मतलब क्या है। तो लाभ के पद को देखा जाए तो 56 पद को अपवाद घोषित किया है। किसको करा है मेरे भाई, 56 पद लाभ का पद नहीं होते। जैसे राज्यपाल का पद है वो लाभ का पद नहीं होता, प्रधानमंत्री का पद है उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो सीधा सीधा होता है, लाभ का पद जिन्हें सैलरी नहीं बल्कि भत्ता मिलता हो वो लाभ का पद नहीं घोषित किया जाता। जैसे कोई एक व्यक्ति है और गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो क्या है, लाभ का पद है, लेकिन उसी को वहीं पर क्या मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, तो वो लाभ का पद नहीं होगा। आप समझते हैं। तीसरी योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यदि उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो कम से कम वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला है कि उस व्यक्ति को निर्वाचन मंडल द्वारा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक द्वारा उसे रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो सीधा सीधा बोला जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बारे में दिवालिया और क्या ना हो, दिवालिया ना हो और क्या ना हो, बुद्धि से कम ना हो, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, दिवालिया ना हो। अब समझते हैं कि उसकी जमानत राशि, मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने कोटा प्राप्त ना करने पर उसकी जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, 15,000 रुपये। जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है। अब समझते हैं कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है उसका निर्णय कौन लेता है। तो मेरे भाई कौन लेता है, यदि कोई भी निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए तो उसकी स्थिति में उसका निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, यानी कि सर्वोच्च कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय लेता है। कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति का जो पद होता है, कार्यकाल होता है, कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो सीधा सीधा बोला जाए कि राष्ट्रपति का पद कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए। जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पद पर नहीं आ जाता तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ता, इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत कौन दिलाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन क्या दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते समय भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कौन दिलाएगा, तो मेरे भाई कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उन सब में क्या होगा, वरिष्ठ होगा, वो क्या देगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है। तो किसको देता है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या देता है, त्याग पत्र देता है। क्या देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब समझते हैं निर्वाचन संबंधित विवाद, अभी हमने समझा दिया था, कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति बना है क्या उसके द्वारा कार्य किए गए कार्य अवैध घोषित किए जाएंगे, तो वो अवैध कार्य घोषित नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि इसका जो वेतन होता है 2018 में क्या होता है, चेंज हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग कितना होता है राष्ट्रपति का वेतन मेरे भाई, 5 लाख रुपए होता है। अब समझते हैं आर्टिकल 61 पेपर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति महाभियोग, तो आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग का मतलब सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति को जब उसको पद से हटाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहलाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगता है जब वो अपने संविधान के उल्लंघन यानी कि संविधान के खिलाफ या संविधान का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया सकता है। अब कोई भी व्यक्ति है और उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए पहले कंडीशन क्या है, किसी भी सदन में आरोप, इन आरोप पर सदन के 1/4
4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि मान लो जिस सदन ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पर क्या लगना चाहिए, महाभियोग लगना चाहिए, तो उस सदन के 1/4 व्यक्तियों द्वारा क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या दिया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाएगा। राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो कितने दिन का नोटिस दिया जाता है मेरे भाई, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अब दूसरा होता है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। पेपर में पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति को हटाने के लिए मनोनीत सदस्य भी इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और जो पूरी संख्या का जो होता है, पूरी सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य द्वारा बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति का पद खत्म होने के क्या क्या रिक्तियां हैं। यदि राष्ट्रपति क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर वो क्या होता है मेरे भाई, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, अपने आप हट जाता है। उसके त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति का पद अपने आप ही खाली हो जाता है। तीसरा है महाभियोग द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। अब बात करें कि उनकी मृत्यु होने पर उनकी क्या हो जाती है, उस पद का खाली हो जाता है। अब दूसरा है उनकी मृत्यु पर ग्रहण करने के लिए अर्हता ना हो या निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव दिया गया और उसका निर्वाचन क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन 1। अभी इसके बारे में और डिटेल से बाकी का जो पोर्शन है आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। तो मेरे भाई कौन करेगा, मान लेते हैं जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद उसका पद कौन ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन पद ग्रहण करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीधा सीधा कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा, तो मेरे भाई कौन उसका निर्णय करता है। तो अभी मैंने पढ़ाया था कौन करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो पहला है आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष, आयु 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लिए पहला तो कंडीशन सही है, 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है संसद संसद यानी कि लोकसभा में चुने जाने की योग्यता, ये भी सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कौन से आवश्यक नहीं है, यानी कि बी नहीं है, यानी कि वो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को का चुनाव कौन सा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। पहला दिया है केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ये तो गलत है क्योंकि केवल राज्यसभा के, केवल लोकसभा के ये भी नहीं है। केवल राज्य के विधानसभा और लोकसभा के सदस्य, बल्कि कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि हमने अभी निर्वाचन मंडल में आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो मेरे भाई राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से या प्रणाली से किया जाता है, प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है, अनुपातिक अब ये बोला है खुला बैलेट पेपर के द्वारा नहीं होता। अब यह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सा मेरे भाई, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब तक रहता है, अब 5 वर्ष तक। अब देखेंगे अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो कब होता है, जिस दिन से वो अपने पद पर क्या है, उसने ग्रहण किया है, उस तारीख से वो कहां तक रहता है, 5 साल तक रहता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अब देखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति की जगह, भी मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए या कोई कंडीशन है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करेगा। मान लेते हैं उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस स्थिति में कौन पद ग्रहण करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग प्रक्रिया के पद से हटाया जाता है? तो मेरे भाई अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो कौन सा सही आंसर? ही सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों तक पद धारण करता है? तो मेरे भाई कितने तक करता है? 5 वर्ष तक क्या करता है? पद धारण करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? पहला है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। राष्ट्रपति, ये तो गलत है क्योंकि स्पीकर को नहीं सौंपता। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। कौन सा सही है इसका? बी सही है। तो आंसर क्या है मेरे भाई? बी सही है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ।